अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में हरबंसपुरा के करीब से संदूक में बंद एक खातून की लाश बरामद हुई, जिसको गला घोंट कर कत्ल किया गया था, जबकि उसके चेहरे पर भी कारी ज़रबों के निशान थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इंतहाई करीबी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम का मकतूला के साथ क्या ताल्लुक है और किस वजह से मकतूला को कत्ल किया, पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या बातें सामने आई हैं और जिस वजह से मुलजिम ने मकतूला को कत्ल किया है उस वजह में कितनी सदाकत है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जी बिल्कुल, ये लाश जो थी ये नहर से पुलिस को मिली थी। मिली तो ये नशइयों को थी, जिसके बाद नशइयों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जाके जब संदूक को खोला तो उसके अंदर एक औरत की लाश थी और लाश जो थी वो अभी इस हालत में थी कि उसको शनाख्त किया जा सकता था और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और उसके बाद मुलजिम तक पहुंची। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया और मुलजिम इस टाइम हरबंसपुरा पुलिस की हिरासत में। उसी से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है कि इसका उस औरत के साथ क्या ताल्लुक था, क्यों उसको कत्ल किया, सारी बातें इसी से पूछते हैं। यार तुम्हारा नाम क्या? नासिर जेम्स। नासिर, क्या करते हो? मैं टीचर था सर, स्पोर्ट्स टीचर। पढ़ाते हो जी, बच्चों को? जी। स्कूल में किसी? हाँ जी। अच्छा, तो शादीशुदा? जी शादीशुदा थे। अच्छा, पुलिस ने किस इल्ज़ाम में पकड़ा? वाइफ के कत्ल में। तो वो जो संदूक से लाश मिली थी वो तुम्हारी वाइफ की थी? जी। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 12 साल पहले। बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ जी, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, तो कोई लड़ाई झगड़ा रहता था बीवी के साथ? हाँ जी सर, उसका अफेयर था जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा रहता है। तो कत्ल क्यों किया उसे? अफेयर की वजह से, गैरत की वजह से। यार गैरत क्या, गैरत के नाम पे कत्ल करना कहाँ पे जायज़ है? बस सर इसी वजह से कत्ल हुआ क्या, कैसे पता चला तुम्हें कि उसका अफेयर है? किसके साथ अफेयर था, ज़रा तफसीली उसका? बताओ। सर जी जॉन नाम के जो उसके साथ ही टीचर था, उसके साथ अफेयर था। अच्छा, वो भी पढ़ाती थी? हाँ जी, तो इस्लामाबाद रहे। वो क्या पढ़ाती थी? स्पोर्ट्स टीचर थे। अच्छा, 8 तो दिन वो तुम्हारी भी लव मैरिज है उससे? जी 8 दिन रहे हैं इस्लामाबाद में। उसके बाद आके वो तलाक मांग रही थी, तो अच्छा। मैं नहीं था दे रहा। फिर उसने कहा कि मैं तीनों को जहर दे दूंगी। तीनों कौन? मेरे बच्चों को और मुझे। हाँ। तो फिर तू तलाक देगा, फिर अच्छा रहेगा। अच्छा। बस इस वजह से मैंने उसे मार दी। अच्छा, तुम्हें कब पता चला कि उसका अफेयर है? पता मुझे 5 साल पहले का था। तो 5 साल पहले तुमने कत्ल किया, अब क्यों कत्ल किया? 5 साल पहले वो तलाक नहीं थी मांग रही, अब नहीं, वो लेकिन तलाक तुम्हें मांग रही। तुम कह रहे हो कि तुमने गैरत के नाम पे कत्ल किया। अगर गैरत के नाम पे कत्ल किया था तो गैरत अब नहीं जागी 5 साल पहले जब तुम्हें पता चला था? बस सर वो उस टाइम तलाक नहीं थी मांग रही, मैं रखना चाह रहा था, अभी भी रखना चाह रहा था। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तुम्हारी उसके साथ शादी कैसे हुई? लव मैरिज हुई। भगा के शादी की थी? नहीं, हाँ, अरेंज हुई थी। रिश्तेदार थी? रिश्तेदार थी। अच्छा, तो कैसे शादी हुई, कैसे पसंद आई? बस शादी भी हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, उधर ही शादी हुई। ठीक है। 1 साल के बाद। फिर शादी करने के बाद 2 बच्चे तुम्हारे हुए हैं। 5 साल पहले तुम्हें पता चला कि उसका अफेयर है? नहीं, फिर बाद में हुआ जब वो जॉब पे जाना शुरू हुई, ठीक है। उधर ही हुआ। तो तुम्हें पता कैसे चला कि उसका अफेयर हुआ है? तुमने देखा किसी के साथ, वो बंदा घर? टीचर्स वगैरह बताते थे, घर भी वो आता था, काफ़ी दोस्त बताते थे, फिर खुद भी मोबाइल में वो लगी रहती थी, आवाज़ नहीं थी आती। इस तरह से पता चल गया। अच्छा, तो ये कत्ल करने का प्लान कैसे बनाया? प्लान कोई नहीं था, बस उसी टाइम ही उसी ने जब ये कहा मुझे कि मैं ऐसे तलाक नहीं देगी तो मैं बच्चों से तुम्हें जहर दे दूँ, उसी टाइम ही बस मैंने उसका गला तोड़ दिया। कैसे मारा? गला तोड़ दिया। तो उसके चेहरे पे भी निशान था? हाँ जी, वो गुस्से में, मैंने छुरी बड़ी हुई थी सब्जी काटने वाली, वो मैंने गुस्से में इधर मार दी हल्की से। फिर बस उससे मरी? नहीं, मरी गला घोटने से। गला किस चीज़ से घोटा? वो बेल्ट वगैरह उसने पहना हुआ था, बैग वो पहना हुआ था, उससे मैंने गला तोड़ दिया। ठीक है। 5 साल पहले जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी का उसका कोई दोस्त है जो टीचर है, उससे अफेयर है, तो ये जो 5 साल का पीरियड था तुमने उसको उसके अंदर क्यों नहीं छोड़ा? जब तुम्हें पता चल गया था, तुमने अपनी आंखों से कभी देखा था? सर काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे 5 सालों में,
लड़ के जाती भी रही है, तलाक मांगती रही, लेकिन बड़े बैठते थे फिर सुलह वगैरह हो जाती। इसी तरह बस मामला चलते रहे। अब जब ये इस्लामाबाद से आई थी ना, उसके बाद इसका ब्रेन वॉश हो गया हुआ। अच्छा, जब वो तुमसे तलाक मांग रही थी और वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी तो तुम उसको तलाक दे देते? बस सर गलती हो गई, दे देता तो वो अच्छा था, वो बेहतर था मेरे लिए। तुम रहते किधर हो? ये कोड लखपत। तो लाश तुमने नहर में कैसे फेंकी? लाश सर मैंने बॉक्स में डाली है, संदूक में डाल के। घर में उसमें बच्चे वगैरह कोई नहीं कोई था? भी नहीं। बच्चे किधर थे? बच्चे अम्मी अब्बू की तरफ। अच्छा, ठीक है। कत्ल करने के बाद फिर क्या किया? लाश को मैंने इधर नहर पे फेंक दिया। अकेले लाके फेंका? नहीं, वो पिकअप वाला था साथ। उसको क्या कह के साथ मिला? बर्तन थे, उससे मैंने कहा था कि बीच में बर्तन है, तो उसने कहा चले ठीक है, हाँ। तो उसे पैसे दिए, उसने इधर रखवा दी फुटबॉल पे। फिर मैंने रस्सी पकड़ के तो नहर में फेंक दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद मैं घर चला गया। तुम पकड़े कैसे गए? पुलिस को तुम पे शक कैसे हुआ? ये सर पुलिस वालों को ही पता है, फिर उन्होंने पकड़ा। मैं कत्ल करने के बाद तुम अपने घर जाके नौकरी वगैरह सारा कुछ करता रहा हूँ। लड़ाई की कोई और वजह भी है नहीं सर, इसके अलावा? कोई वजह नहीं, बस यही वजह थी कि बस वो किसी और के साथ उसका और कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस को तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह जो हैं उन्होंने कुछ और बातें भी बताई हैं, उनमें कितनी सदाकत है? पता नहीं मुझे पुलिस वालों क्या। तुम्हारा अपनी बीवी के साथ ताल्लुक ठीक था? हाँ जी सर, हम बड़े खुश थे। किसी वजह से लड़ाई वगैरह तो नहीं होती थी? बस बड़े खुश थे सर हम। बस ये जॉन जब आया, नहीं, लड़ाई ज़्यादा किस वजह से होती थी? यही अब शक की ये जो जॉन के साथ अफेयर वगैरह है, इसकी वजह से बस यही होता। ये जो कमज़ोरी थी इसकी वजह से भी लड़ाई होती थी? नहीं सर, इसकी वजह से फिर नहीं। असल वजह लड़ाई की समझ नहीं है, कत्ल सर, करने की वजह? असल वजह ये है कि वो इस्लामाबाद गई है उसके साथ, 8 दिन उसके साथ रह कर आई है उधर। आते ही उसने मुझसे तलाक मांगना शुरू किया। अच्छा, मुझे मॉडल टाउन कचहरी में लेके गई है, उधर जाकर कहती है स्टाम्प पे साइन कर। मैं नहीं था कर रहा, मुझे थप्पड़ मारा। मैंने फिर भी हाथ पांव जोड़े के ना कर। फिर उसके बाद उसका फादर आया, उसको लेके गया, सुलह वगैरह करवाई है, लेकिन वो फिर भी बात नहीं थी यार। वो कहती मैंने लेना ही तलाक। तो अब तुम्हारे बच्चे किसके पास हैं? बच्चे मेरे अम्मी अब्बू के पास हैं। अब तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं वो क्या कहते हैं जिनकी बेटी को तुमने कत्ल किया? कुछ नहीं सर, उन्होंने क्या कहना। उनको पता था कि तुमने कत्ल किया? नहीं पता, किसी को नहीं। कब पता चला उन्हें? जब ये गिरफ्तार हुआ तब भी पता चला। उससे पहले क्या बहाना तुमने बनाया हुआ था इतना? उससे पहले यही था कि वो चली गई हुई है जॉन के साथ। उन्होंने कभी अपनी बेटी से रब्ता नहीं किया? फिर करते थे, मुझसे पूछते थे कि करो। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि थाने में कत्ल कब किया तुमने उसे? 2 नवंबर, यानी 5 महीने पहले? हाँ जी। तो 5 महीने बेटी ना मिलने पर उन्होंने कभी तुमसे नहीं, या बेटी से नहीं पूछा? पूछते कभी थे पुलिस वो। के पास कभी नहीं पुलिस गए? के पास गए थे, रिपोर्ट वगैरह करवाई है, लेकिन वो सबको पता था कि वो तलाक मांग रही है, उसने जाना है, तो इस वजह से सारे खामोश थे। लेकिन बीच बीच में पूछते रहते थे कि क्या करना है क्या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये बीमार होना और उसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते में भी फ़र्क पड़ा है? सर ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इकट्ठे नहीं रहते थे तुम लोग? रहते थे, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी उसने शिकवा किया हो, कोई लड़ाई हुई हो? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये भी एक वजह है इसका मतलब है तुम्हारी? नहीं, मेरी बस इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इसके पास 5 साल पहले इसको पता चला कि इसकी बीवी का उसके कुलीग के साथ अफेयर है। तब तक सारा कुछ ठीक रहा, लेकिन नवंबर में आके बकौल इसके इसको एकदम गैरत आई और इसने उसको कत्ल कर दिया। हालांकि ये पहली दफ़ा नवंबर में इसको नहीं पता चला, 5 साल पहले इसको पता चला था कि उसकी बीवी का अफेयर है और वो इससे तलाक मांगती थी कि तलाक दे दे। बकौल इसके कब लेके गई तुम्हें वो कचहरी में? ये जब इस्लामाबाद से आई थी। ये कौन सा महीना था? ये अगस्त का। 2020? जी जी। यानी 5 साल अफेयर रहने के बाद वो 2020 अगस्त में इसको ज़बरदस्ती मॉडल टाउन कचहरी लेके गई, जहाँ पे उसने कहा कि तुम अपना बयान दो कि तुम मुझे छोड़े, और इसने वहाँ पे इनकार कर दिया। जिसके बाद इसके बकौल उसने इसको थप्पड़ भी मारा और फिर ये चीज़ें ख़राब होती रही और फिर नवंबर में इसने तैश में आके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया।
अब ये इसको ऑनर किलिंग का नाम दे रहा है, लेकिन 5 साल इसकी गैरत ना तो जागी ना कुछ हुआ, ये उसके साथ रहता भी रहा। और दूसरी वजह एक और भी है जो लोगों ने भी बताई है, पुलिस अफसर से भी इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि इसकी फ़िज़िकल वीकनेसेस थी, जिसकी वजह से भी लड़ाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी और उस वजह से भी वो इससे तलाक लेना चाहती थी। इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? 4-5 महीने बाद मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया है। इतना अरसा ये कहाँ पे रहा, क्यों पुलिस मुलजिम को नहीं पकड़ सकी, ये तमाम चीज़ें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानते हैं। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिम जो है वो मुख्तलिफ वजूहात बताता है अपनी बेगम को कत्ल करने की, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो वो वैलिड बता रहा हो। जैसे उसने शुरू में कहा कि वो गैरत के नाम पे अपनी बेगम को उसने कत्ल किया है, लेकिन उसको अपनी बेगम की अफेयर का 5 साल पहले पता चला था। अगर 5 साल पहले उसको अपनी बेगम का पता चला था तो फिर उसने 5 साल पहले अपनी बेगम क्यों ना कत्ल की? एक तो ये सवाल है जिसका जवाब चाहिए। दूसरा, वो कहता है कि मैं बीमार हो गया था, मुझे शुगर हो गई थी। वो अपने रिश्ते के बारे में चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन वो ये ज़रूर मानता है कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो वीकनेस का शिकार था और काफ़ी मसाइल जो थे वो जन्म ले रहे थे। उसने अपनी बेगम को पिछले साल नवंबर में मारा, यानी 5 माह पहले मारा, लेकिन पुलिस ने मुलजिम को अब गिरफ़्तार किया है। इसके अंदर एक तवील अरसा जो है वो मुलजिम एट लार्ज रहा है। इस चीज़ की भी जो सवाल है वो हम करते हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हरबंसपुरा अदनान रशीद मौजूद हैं, उनसे तमाम चीज़ों के सवाल जवाब लेते हैं। अदनान साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नवंबर में शायद गालबन ये आपको लाश मिली जी। इब्तदाई तौर पे क्या आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि क्या हुआ है वाक़या, लाश किस हालत में थी? ज़रा कुछ पहले मौका बताइएगा, फिर उसके बाद। 3 सितंबर 2020 सितंबर की बात है जी। ये पुलिस को 15 पे कॉल मौसूल होती है कि नहर किनारे एक लवारिस संदूक पड़ा है। आप तब यहाँ पे तैनात थे? नहीं, मैं यहाँ पे तैनात नहीं था, ये मुझसे पहले की बात है। पुलिस मौका पे पहुँचती है, उस संदूक को खोला जाता है और उसके अंदर से एक खातून की लाश बरामद होती है जो बड़ी अच्छी हालत में होती है, यानी कि गली सड़ी या कटी फटी या वीर एंड टीयर का शिकार वो नहीं होती। उसके लाश के पास से कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन, उसका कोई बैग, कोई पर्स, मोबाइल, कोई आईडी कार्ड वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी डिस्क्लोज नहीं होती जिसकी वजह से हम उसकी लाश की शनाख्त कर पाते और उसके मुद्दईयान से रब्ता कर पाते। कोशिश की गई उस वक्त भी कि अगर इसकी शनाख्त मुमकिन हो सके तो इसके वर्सा कोई बुला के और उनकी मुद्दईयत में पर्चा दिया जा सके और पता लगे कि ये क्या हुआ सारा मामला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तो ये ना हो सका। हमने उस खातून की लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जितने भी SOPs थे वो सारे उन पे अमल किया। उसके बाद सर हमने फिंगरप्रिंट्स के जरिए इसकी शनाख्त की। यहाँ पे कतल कलामी माफ, अगर एक लावारिस लाश आप लोगों को मिलती है तो क्या SOPs हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि ये शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, किसकी बेटी है, कैसे पता चलता है? इसके अंदर सबसे पहले हम उस लाश को कब्जा पुलिस में ले लेते हैं, अमानतन हम उसे डेड हाउस में रखवा देते हैं। उसके बाद जो है ना, चूँकि एक जुर्म हो गया तो पर्चा तो हम फौरी तौर पे दे देते हैं अपनी मुद्दईयत में। हम मुख्तलिफ अखबारात में उसकी लाश की तस्वीर छुपवाते हैं, मसाजिद में ऐलान करवाते हैं, मुख्तलिफ केबल ऑपरेटर्स के जरिए हम केबल पे चलवाते हैं। तो जो पॉसिबल होते हैं रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर उसका कोई वारिस सामने आता है तो हमें उसकी शनाख्त और ताकि उस लाश का पता लगे। इस केस के अंदर चूँकि ऐसा नहीं हुआ, नादरा के रिकॉर्ड के जरिए हम मकतूला तक पहुँचे। पता लगा कि मकतूला का नाम समर नासिर है, शादीशुदा खातून है, 32-33 साल के करीब उसकी उम्र है और लाहौर की ही रहने वाली है। उस खातून के शनाख्ती कार्ड के जरिए उसके खामन तक पहुँचे। उसके खामन तक जब हम पहुँचे तो एक 2 हैरानकुन बातें सामने आई। 3 तारीख को पुलिस को डेड बॉडी मिली है, 2 तारीख को उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है और 4 तारीख को उसका खामन जहाँ पे वो किराए पे रह रहे थे बहार कॉलोनी लियाकताबाद के इलाका में, वहाँ से अपना मकान छोड़ देता है और मालिक मकान को बताता है कि किराया ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ।
वहाँ से वो अपना मकान छोड़ता है, सामान लेता है और अपने आबाई घर में जो इम्तियाज़ पब्लिक स्कूल के पास है कोट लखपत में, वहाँ चला जाता है और वहाँ जाके अपने वरसा को, जो उसके अपने वालदैन और लड़की के जो वालदैन है, जो उसका हकीकी मामू भी है लड़की का वालिद, उसे बताता है कि जो कि आप लोगों के इल्म में ही है कि ये काफ़ी सालों से अफेयर में थी और किसने मुतअद्दिद बार आप लोगों के सामने मुझसे तलाक का मुतालबा किया, तो अब ये मिल नहीं रही और मुझे शुबा है कि ये उसके साथ ही जो है ना जा चुकी है। जिस शख्स का ये नाम लेता है कि मेरी बीवी के उससे अफेयर था या रिलेशन से, अपने ससुराल वालों के कहने पर, उनके दबाव पर 1.5 माह बाद ये थाना लियाकताबाद में एक दरखास्त देता है अपनी बीवी की गुमशुदगी के मतलब, लेकिन उसकी भी पैरवी नहीं करता और वो भी दाखिल दफ्तर हो जाती है। तो वुरसा ने भी कोई पैरवी ना की लड़की के जो वालिदैन वगैरह थे? असल में ये समर नासिर और नासिर जेम्स जो है, इनकी 12 साल पहले लव मैरिज हुई, घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाके इन्होंने शादी की। 12 साल से ही तकरीबन ये घर से अलहदा रह रहे थे। 2 बच्चे हैं इनके, एक निजी स्कूल है उसके अंदर ये स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, बीवी भी इसकी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थी। तो अपनी फैमिली के साथ जो है ना, इनकी फैमिली को पूरा पता था इस चीज़ का, क्योंकि उस खातून ने बकौल इसके और उसके वरसा भी ये बताते हैं कि मुतअद्दिद बार से तलाक का मुतालबा किया था और वो कहती थी कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इसे तलाक चाहिए, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। तो उनको आइडिया था थोड़ा सा कि चूँकि पहले भी इस तरह के मसाइल रहे हैं इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में, तो इस वजह से उन्होंने फिर इतना परस्यू नहीं किया और इसने बड़े होशियारी से उन्हें एक शीशे में भी उतार लिया कि नहीं मेरा तो कसूर नहीं, देखे मैंने तो हर दफ़ा उसके आगे हाथ भी जोड़े और उसको मना भी किया। ये जो 5-6 महीने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सके, इसकी क्या वजह बनी? जब आप उस तक पहुंच गए तो फिर गिरफ्तारी इतनी लेट हुई? हम उस तक पहुंचे ही जी 5-6 माह बाद हैं, उस लाश की शिनाख्त ही 5-6 माह बाद मुमकिन हो सकी है। इतना लंबा? जी, इतना लंबा प्रोसेस होता है। चूँकि यहाँ से पहले हमने उसके जो फिंगरप्रिंट से उन्हें लार्ज करवाया है, उसको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मैच करवाया है, लाहौर के फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो पंजाब था उसके साथ मैच करवाया है। वहाँ पे भी चूँकि वो प्रीवियसली कभी अरेस्ट हुई नहीं थी तो उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। फिर हमने उसे नादरा भिजवाया, तो वहाँ पे चूँकि एट लार्ज केसेस आते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो फिर वो एक वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो ही वहाँ से आया तो हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया और इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। मुलजिम जब आप लोगों की अब गिरफ्त में आ गया तो क्या कहते हैं उसने अपनी बेगम को क्यों कत्ल किया? कत्ल करने की वजह वो यही बताता है कि जी वो चूँकि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी और मुझे उसके किरदार पे शुबा था। किरदार पे अगर शुबा था तो वो तो 5 साल पहले उसका अफेयर शुरू हुआ ना? जी जी। तो 5 साल पहले क्यों नहीं छोड़ा उसको, या 5 साल पहले उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? वकूआ के रोज़ मुलज़म ने अपनी बीवी को उस स्कूल से लिया जहाँ पे वो जॉब करती थी, वहाँ से ले के घर पहुँचा है। जब ये दोनों मियाँ बीवी जॉब पे चले जाते थे तो मुलज़म अपने बच्चे जो है अपने वालिदैन के घर छोड़ देता था। उस दिन भी ये मियाँ बीवी दोनों घर में अकेले थे, तो इसकी बीवी ने इसे कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो इसने उसे अपने बच्चों का वास्ता या इस तरह की बातें हुई हैं और उस दौरान तैश में आके इसने कत्ल कर दिया। चूँकि उस वाक़े का बयानी शायद तो है नहीं, मकतूला इस दुनिया से जा चुकी है। प्रूफ क्या कहती है, क्या हुआ? क्योंकि अभी जब मैं उससे इंटरव्यू कर रहा था तो वो बताता है कि शुगर हो गई थी, कोई कमजोरियां हो गई हुई थी। आपको लगता है कि आपकी प्रोब में कहीं पे ये चीज़ सामने आई है? हाँ जी, ये लड़की के वालिदैन भी बताते हैं, ये भी बताता है, इसके घर वाले भी बताते हैं कि वो मेरे साथ खुश नहीं थी फॉर सम रीज़न। वो फिजिकली तो जो कि वो खुद अवेलेबल नहीं, तो उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन वो इसके साथ सिंपल रहना नहीं चाहती थी और एक से तलाक मांगती थी, बस सिर्फ ये वजह बनी है। जो मकतूल है उसका जिसके साथ अफेयर चल रहा था, आप लोगों ने उसको शामिल तफ्तीश किया, उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जी, शामिल तफ्तीश किया है। वो दोनों मुलज़म की जो बीवी है, जो मकतूला है इस केस की, कुछ अर्सा पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया उस ब्रांच में जहाँ पे वो शख्स भी जॉब करता था, तो वहाँ पे उनका कोई अफेयर वगैरह स्टार्ट हुआ। CDR से इस बात की तो तस्दीक होती है कि मकतूला और वो शख्स राब्ते में थे, लेकिन इसके पास कोई ऐसा नहीं शाहिद नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर सके। अभी ये इसको रंग देने की कोशिश कर रहा था कि गैरत के नाम पे कत्ल किया। मैंने मुतअद्दिद दफ़ा उससे पूछा कि 5 साल पहले तुम्हें अफेयर का पता चला था, तो नुकसान तुम 5 साल के बाद भी चाह रहे हो। इस हवाले से कोई बताता है कि क्या या वो मुतमईन था कि वो अफेयर करती रहे और मेरे साथ भी रहती रही, या तलाक का मुतालबा जो था उसने इसको तैश लाई? बेसिकली तलाक का मुतालबे ने से तैश लाया, यानी अफेयर से इसको कोई इशू नहीं था? अफेयर से तो ये कहता है कि मुझे कोई इशू नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड उसने आप लोगों को जी बताया कि मुझे अफेयर से कोई मैंने वो कहता है कि जी मैंने उसे, वो मुझे थप्पड़ भी मार देती थी, मैं लकीरें भी नाक से खींचता था, कानों को भी हाथ लगाता था, और मैंने उसे कहा था कि जिसके साथ मर्जी आप अफेयर में रहें, बस मुझे जो है ना, मुझे ना छोड़ें, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ना ख़राब करें। ये सारी बातें वो मानता है, तो सिर्फ तलाक की बात के ऊपर आके वो कहता है कि जी मैं इस चीज़ से तैश में, क्योंकि उसने ये भी बताया कि उसको वो शायद कचहरी में लेके गई थी कि तलाक के पेपर्स के ऊपर साइन करो। कुछ अर्सा पहले खातून ने इसे कैंट मॉडल टाउन कचहरी में बुलवाया कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। वहाँ पे इसने अपने मामू को, जो उस खातून का वालिद भी था, उसे बुला लिया। तो जिस तरह वो होता है माशरे में एक रीत है, तो उन्होंने आके अपनी बेटी को समझा बुझा के या इमोशनली ब्लैकमेल करके फिर इस शख्स के साथ भेज दिया। अगर उस टाइम तलाक हो जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। अच्छा अदनान, वेरी प्रिसाइजली ये बताइएगा कि इस किस्म के केसेस के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं कि इसने अपने ससुराल को पूरा शीशे में उतारा हुआ था, दूसरा इसने लव मैरिज की हुई थी, तो वुसा को वो भी एक
खलिश जो है वो ज़िंदगी भर जहन में रहती है। इस केस की अब कोई पैरवी कर रहा है, क्योंकि मुद्दई भी पुलिस बनी थी, तो अब केस की पैरवी कौन कर रहा है या कर ही नहीं रहे? केस की पैरवी जी पुलिस जो कि मुद्दई है, अभी तक तो जो है ना हमें उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, उसके बुरसा ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाना चाहते हैं। दूसरा इसके अंदर एक 311 का सेक्शन भी हमने ऐड कर दिया, जो कि स्पेसिफिकली है कि वो नॉन कंपाउंडेबल है और गैरत के नाम ऑनर किलिंग की वजह से ही वो लगता है। तो केस की पैरवी अगर बुरसा ना भी करेंगे तो पुलिस मुद्दई है और स्टेट इसकी पैरवी करेगी। बहुत शुक्रिया। अदनान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। 311 जिनके बारे में इन्होंने बताया, ये फसाद फिल अर्ज़ है, और अगर इसकी ये दफ़ा जो है वो जैसे ये बार बार कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, तो फसाद फिल अर्ज़ की जब दफ़ा लग जाती है तो इसकी ज़मानत जो है वो आसानी से नहीं हो सकती, और फिर स्टेट जो है वो इसकी खुद केस की जो है वो पैरवी करता है, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने में काफ़ी हद तक आसानी होती है। लेकिन जिस तरह से अदनान रशीद साहब ने भी बताया कि मुल्ज़िम के पास बेगम को कत्ल करने की वजह कोई नहीं है, फेयर के ऊपर उसने अपनी बेगम को कत्ल नहीं किया। कत्ल करने की वजह जो है वो मुतालबा है, यानी तलाक का मुतालबा है। वो सिर्फ औरत को छोड़ना नहीं चाहता था, अपने साथ रखना चाहता था, और औरत 5 साल से पुलिस के मुताबिक भी और मुल्ज़िम के मुताबिक भी 5 साल से एक जायज़ मुतालबा कर रही थी कि वो इसके साथ खुश नहीं है और अपना रास्ता जो है वो जुदा करना चाहता है। लेकिन मुल्ज़िम को उस रोज़ ज़्यादा तैश आई जब उसने उससे तलाक के लिए पेपर साइन कराने का कहा, और उसके बाद मामला ज़्यादा ख़राब हुए तो उसने इंतहाई बेदर्दी से 2 बच्चों की माँ यानी अपनी बेगम को कत्ल कर दिया। जिस तरह से आपने मुल्ज़िम की गुफ्तगू सुनी, मुल्ज़िम ये तो कहता पाया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, जो कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड थी। उसने कहा कि मुझे डायबिटीज़ यानी शुगर हो गई थी और उसकी वजह से मैं कमज़ोर हो गया था, और फिर काफ़ी चीज़ें जो थी वो चल रही थी। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की आपने गुफ्तगू सुनी कि उनकी लड़ाई के दौरान जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी वो यही थी कि उनका जो एक मियाँ बीवी वाला रिलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ था, और 5 साल से वो औरत जो थी वो अफेयर में थी और मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही थी। इसकी वजह ही ये कमज़ोरी थी। हमारे साथ इस टाइम डॉक्टर सबरा अमीन हैं, जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं, इन अमराज को जो कमज़ोरी होती है मर्दों में उसको डील करती हैं। उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आना शुरू हुए हैं जिसके अंदर मर्दों ने अपनी बीवी को इस चीज़ को बुनियाद बना के कत्ल कर दिया है कि उनके किसी और से अफेयर थे। एक केस इस तरह का शादरा में हुआ जिसके अंदर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मर्द जो था वो कुछ फ़िज़िकली कमज़ोर था। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हरबंसपुरा पुलिस ने मुल्ज़िम को पकड़ा है, और मुल्ज़िम कहता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई हुई थी और उसकी वजह से मेरी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी वो काफ़ी ख़राब चल रही थी। आप इस बारे में क्या कहेंगी कि इस तकलीफ़ की वजह से अपने शरीके हयात को कत्ल कर देना? कि ये एक बड़ा मुझे अच्छा इसलिए लगा बोल पाऊँ मैं इस टॉपिक पे, क्योंकि 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, तो अभी तक ये टैबू है, मिथ है। हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर पा रहे किसी भी अच्छे फोरम पे। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। और आपके जैसा केस है, उसमें औरत ने अगर मर्द को ताने देने शुरू किए हैं। देखें जी, मर्द की अना, जिस मर्द में अना ना हो वो मर्द नहीं होता, ये कहा जाता है। अना ये नहीं है कि आपने औरत को मारना है, मारना पीटना ही है। जिस मर्द के अंदर सेक्सुअल वीकनेस हो, वो मर्द ऑलरेडी एक अंडर कॉन्फिडेंट मर्द होता है, ठीक है। वो दुनिया में आम मर्द की तरह बिल्कुल भी दुनिया को फेस नहीं कर पाता, और उसको सबसे बड़ा जब वो इसको ये अंदाज़ा होता है कि शादी कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये कमज़ोरी ज़रूर है,
कहीं मेरी बीवी मुझे ताने ना दे। सबसे बड़ा डर मर्द को यही होता है, और जिस दिन बीवी ये ताना दे दे वो आदमी ऑलमोस्ट आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। औरतों की ये नेचर है हमारे मुल्क में कि जी मर्द की कोई ना कोई वीकनेस आप में आ जाए, हालांकि वो मर्द है, वो आपके बच्चों का बाप है। वीकनेस हासिल करके क्या आपने उससे हासिल करना है? वीकनेस मिल गई हो गई उस औरत को, ठीक है जी। 12 साल पहले शादी हुई थी, 7 साल चली, फिर उसका अफेयर हुआ 5 साल। औरतें अब आजकल के ज़माने में देखें, ये पिछला डेकेड और था, उससे पिछला डेकेड और था। अब खुलेआम ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हर जगह, हर लेवल पे, हर जगह चल रहे हैं। और अगर आप बता रहे हैं कि उस आदमी ने उसकी नॉलेज में था, ये तो उसकी अजमत थी फिर कि उसके नॉलेज में भी था। बच्चे होने के बावजूद औरत किसी और मर्द से मिलने जा रही है, तो दैट वाज रियली। लेकिन वो 7 तलाक का मुतालबा कर रही थी डॉक्टर साहबा कि मुझे तलाक दे दो। तलाक वो बच्चों की वजह से नहीं देना चाहता होगा। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वो अपना इलाज, ऐसे मर्द कहीं ना कहीं किसी हकीम, किसी लोकल डॉक्टर या किसी मेडिसिन की दुकान से दवाइयाँ लेके करवा रहे होते हैं। उनको होप होती है कि हम ज़रूर ठीक हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन अमराज का इलाज बिल्कुल मौजूद है, मगर बहुत टेक्निकल है, बहुत चैलेंजिंग भी है मेरे लिए भी ट्रीट करना पेशेंट्स को, और पेशेंट्स के लिए भी थोड़ा सब्र करना पड़ता है उनको। मगर कत्ल तक बात आ जाना ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन फिर ये कहूँ कि कत्ल करने वाला मर्द या औरत वो नॉर्मल मेंटल स्टेटस के नहीं होते। जब ट्रॉमा उसको मिलता रहा उस शख्स को मर्दाना कमज़ोरी का, वो दिन ब दिन उसका मेंटल स्टेटस जो है वो हिट होता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसका सैचुरेशन पॉइंट जिसे कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट यानी उसका दिमाग के अंदर से दिमाग की सब वायरिंग्स ख़राब हैं, और उसको एक ही चीज़ है जो कि उसने प्रूव करनी है कि मैं मर्दाना कमज़ोरी नहीं है मुझे, मैं एक कमज़ोर मर्द नहीं हूँ। और ऐसे मर्डर को हम पावर मर्डर कहते हैं कि पावर शो करने के लिए लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हुए इसका इलाज करवाने के लिए क्यों घबराते हैं? आज भी आप जैसे कह रही हैं कि आपने बाकायदा इसके अंदर स्पेशलाइजेशन इसीलिए की कि लोगों को एजुकेट कर सकें, उनका इलाज कर सकें। लोग क्यों हेजिटेंट होते हैं? मुआशरे की वजह से, किस वजह से? जी, मुआशरे की वजह से। हमारा मुआशरा अभी ऐसा नहीं है। यूरोप में बाहर सब लोग अगर एक सेक्शुअल हेल्थ क्लिनिक अलहदा से बने होते हैं, ठीक है जी, वो आराम से जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, उनकी बीवियों को भी पता होता है कि जी ये मेडिसिन खा रहे हैं, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जहाँ मेंटल हेल्थ है वहाँ फिजिकल हेल्थ है, वहाँ सेक्सुअल हेल्थ भी है। और मर्द की सेक्सुअल हेल्थ डायरेक्टली उसके ब्रेन के साथ और उसके मेंटल स्टेटस के साथ रिलेटेड पॉइंट है। बीमारी को बुनियाद बनाकर कत्ल करना को कैसे जस्टिफाई किया जाए? बीमारी देखिए, बीमारी अगर शुगर भी ऐड ऑन हो गई थी ना उसके साथ, तो शुगर के साथ तो मर्दाना कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एक इंसिडेंट से नहीं, वो 5 साल से मेंटली टॉर्चर में था उस औरत के हाथों से। वो तलाक भी उससे मांग रही थी, जिससे कि उसका माशरती स्टेटस भी और उसके बच्चों ने भी माँ से महरूम हो जाना था। और वो उसके साइकोलॉजिकल जो एरियाज हैं ब्रेन के, उनको हिट भी करी थी कि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और 5 साल उसने बर्दाश्त किया। तो फिजिकल वीकनेस को आप जैसे कह रही हैं कि क्योरेबल है और यस क्योरेबल, हाँ। तो वो क्या आप समझती हैं कि हमारे स्टेट लेवल के ऊपर इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस भी नहीं है। और देखिए जी, बहुत सी मेडिसिन हैं जो अभी तक हमारे मुल्क में जो बाहर ओवर द काउंटर मिलती हैं, जो मर्द की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारे मुल्क में उनको देने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं जी सेक्स मेडिसिन हैं, ये बच्चे खाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो ये हम नहीं बेच सकते। तो मर्द इस वक्त शदीद एग्नी में है। एक तो उनके लिए डॉक्टर्स बहुत कम है, वो किसी डॉक्टर के पास चले भी जाएं तो उनकी ट्रीटमेंट सही नहीं होती। सही जगह पे पहुंचना, सही गाइड करना, सही अवेयरनेस फैलाना। सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए टीनेजर्स में। जो मर्द टीनेजर्स हैं उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उनको खुद तो पता हो कि हमारे ये अमराज जो हैं वो काबिल इलाज हैं। वो तो अंडर कॉन्फिडेंट नेशन को हम अब इस वक्त ये वबा के तौर पे मर्दाना कमज़ोरी फैल चुकी है। एक अंडर कॉन्फिडेंट नेशन हमारी इस वक्त चल रही है। ये जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि ये सेक्सुअली वीक है, बिकॉज डाइट वो नहीं रही। ये मोबाइल्स और वाईफाई की रेडिएशंस और जो वेजिटेबल्स में ईस्ट फीमेल हार्मोन जो डल रहा है मुर्गी में, ये चीज़ें हमारे जो यंगर लॉट है उसको लेके डूब चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं बोलने की इजाज़त नहीं है। मैंने एजुकेशन फोरम पे भी बोलने की कोशिश की, बट एवरीबडी, हर किसी ने कहा नहीं जी इसको शुगर कोटेड में कर सकते हैं, अभी हमें इजाज़त नहीं है। कब इजाज़त मिलेगी?
जब हम पूरी इस जनरेशन को लूज कर जाएंगे, ये बच्चे जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, पढ़ाई नहीं कर सक रहे, जब ये शादी करेंगे इनकी शादियां कामयाब नहीं होंगी, जब शादियां टूटेंगी तो फिर वो डिप्रेशन के पेशेंट्स बनेंगे। मर्दों के ऊपर प्लीज़ उनकी हेल्थ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएं। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, इसी तरह ऐसे वाक़यात, शादियां टूटना और मर्दों के हाथों इस वजह से औरत का कत्ल होना, इससे हम बच जाएंगे। बहुत और शुक्रिया। जी थैंक यू। हमें डॉक्टर समरा अमीन हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्योरेबल हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से और एक टैबू होने की वजह से कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता, डॉक्टर के पास जाके भी बात करने से वो कतराते हैं, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और अगर हुकूमती लेवल पे इन चीज़ों को एड्रेस करना शुरू कर दिया जाए तो ऐसे कत्ल जो इन फ़िज़िकल वीकनेसेस को बुनियाद बनाकर हो रहे हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। राना इंतज़ार साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि एक मुलजिम जो ये जानता है कि उसकी बीवी का अपने कलीग के साथ 5 साल से अफेयर चल रहा है और फिर वो उसको कत्ल करता है और साथ ये रंग दे देता है कि गैरत के नाम पे कत्ल किया है, इस चीज़ को वो किस तरह से अदालत में जस्टिफाई कर सकता है और मुलजिम को जो सज़ा होगी वो किस नौयत की होगी, किस तरह से केस जो है वो अदालत में चलेगा। राना साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे इंट्रो में मैंने कहा कि मुलजिम को 5 साल पहले पता था कि उसकी बीवी का किसी कुलीग के साथ अफेयर चल पड़ा है और 5 साल के बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया कि अपनी बीवी को कत्ल करके उसकी लाश जो थी वो संदूक में बंद की और नहर में फेंक दी। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये हमारा माशरती अलमिया भी है और वक्त के साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप देखते हैं कि छोटा सा एक बिल के पीछे 8 कत्ल हो जाते हैं और ये जो हमें पेशेंस की कमी है ये उसकी वजह से ये मामला ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लीगल के अलावा इसका ये हमारा सोसाइटी और एक माशरती एलिमेंट है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे बड़ों को जो थिंक टैंक हैं कि इन चीज़ों में जो है बेहतरी लाई जाए, ताकि अकेला कानून का काम नहीं है, मजहबी हल्के हैं हमारे, सियासी हैं, वो सब मिलजुल कर इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करें ताकि माशरे में इस तरह के जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो तबाह होता जा रहा है, तो उसमें जो है वो। राना साहब, ये जब लाश मिली थी, क्योंकि नहर से मिली थी, तो पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद बुरसा वगैरह भी सामने आ गए और शौहर जो है वो कातिल निकला है। अब ये मुद्दइयत चेंज होगी या पुलिस की मुद्दइयत ही चलती रहेगी? देखें, जो FIR रजिस्ट्रेशन एक मैं वैसे बताता चलूँ कि वो कोई भी जुर्म हो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स जाके एप्लीकेशन दे। जब भी पुलिस के इल्म में जो SHO है कि कोई जुर्म हुआ है तो वो किसी की मुद्दइयत में भी उसकी FIR दर्ज की जा सकती है। अब उसके वारसान अगर इनमें से कोई मुद्दई बनना चाहे तो जाहिर बात है कि उसकी मुद्दइयत वो इसमें मुद्दई बन के इस मैटर को फर्दर जो है आगे लेके चल सकते हैं। मुलजिम कहता है कि 5 साल पहले उसको पता चला था कि उसकी बीवी का अफेयर है, लेकिन उसने कोई इकदाम ना उठाया। लेकिन जब उसने तलाक का मुतालबा करना शुरू किया और उस मुतालबे ने जोर पकड़ा तो उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस कहती है कि उन्होंने 311 भी लगा दी है। तो एक शख्स अगर 5 साल तक अपनी बीवी को ये जानते हुए कि अफेयर है रह रहा था और कुछ नहीं हुआ था और अब जाके वो कत्ल, इसको गैरत का नाम दिया जा सकता है और 311 जो है वो किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट होगी? देखें, पर्टिकुलरली ये जो आप कह रहे हैं ये तो एक सडन प्रोवोकेशन के तहत जो है कोई ना कोई होता है। जिस तरह 5 साल से एक आदमी को पता है कि ऐसा हो रहा है और हमारी माशरे के अंदर ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इनमें हमें ओवरकम करने की इनको ज़रूरत है। बहरहाल यह है कि ये कत्ल है, इसमें बिल्कुल आप में से किसी भी और तरीके से कत्ल ख़ता, कत्ल बेसबब या किसी भी हम गैरत की तरफ इसको लेके नहीं जा सकते। एक इंसानी जान की, लेकिन पुलिस ने इसमें 311 लगा दिया। पुलिस का फिर ये है कि वो जब तक कोई इसे परसू नहीं करेगा तो प्रॉपरली, तो फिर उसको जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी मर्जी के तहत चलेगी। ज़ाहिर बात है इस वक्त तो 1 साइडेड सारा कुछ कर रहे होंगे, मुलज़म होगा चीज़ों को मैनेज करके। अब उसके जो भी वर्सा हैं उनको चाहिए कि इसमें मैटर को जो है प्रॉपरली परसू करें, क्योंकि मैटर को जब तक आप पाकिस्तान में परसू नहीं करते, इस अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो कंप्लेनेंट होता है
उसको भी उसी तरह मैटर को परसू करना पड़ता है जिस तरह एक मुलज़िम को करना पड़ता है। हालांकि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए कि हमारा पूरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लॉ मिनिस्ट्री से उन्हें प्रोसिक्यूशन की एक पूरा सेक्रेटेरिएट ही अलग कर दिया। इसके बावजूद अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक हमारा सिस्टम जो है वो वहीं का वहीं है, उसकी प्रॉब्लम्स वहीं हैं। तो इसमें चाहिए कि प्रोसिक्यूशन को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो है आपने जैसे बताया कि वो नहर के अंदर उसकी लाश फेंक दी गई, तो इसमें चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं उनको भी पुलिस को कलेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि ये ना हो कि इन सब चीज़ों का जो है फ़ायदा उठाते हुए क्योंकि उसके मतलब एविडेंस ना सके, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस इसमें नहीं, क्लियर एविडेंस नहीं है, तो इसकी वजह से इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा उठाते हुए मुलज़िम को कल को जो है इसमें फ़ायदा मिल जाए किसी भी शक्ल। इसमें बड़ा प्रिसाइजली ये भी बता दीजिए कि मुलज़िम जो है वो वकूए के तकरीबन 6 महीने के बाद पकड़ा गया। पहले लावारिस लाश थी, अब पता चल गया कि इसने कत्ल किया है, तो इससे भी इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट होती है? देखें इसमें 6 माह बाद क्योंकि पकड़ा गया है, अगर उनके पास एविडेंस अवेलेबल है, क्योंकि एविडेंस कोई अवेलेबल हुई है तो उसके बाद ही सारी बात उन्होंने पकड़ा, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता केस के ऊपर। सिर्फ यह है कि जितना ज़्यादा मैटर डिले होता है वो सिर्फ बेल के अंदर उसमें बेनिफिट ऑफ कोई भी डाउट क्रिएट हो तो वो उसमें बेल ग्रांट कर दी जाती है, मगर यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अनसीन एक इवेंट था जिसमें वो मर्डर हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, पता चला होगा, उसके बाद पुलिस उन कड़ियों को मिलाते हुए इस मुलज़िम तक पहुंची होगी, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं। इन्वेस्टिगेशन में वो मर्डर से मुलज़िम तक पहुंचने के दरमियान जो टाइम है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं तो इस वजह से लगा होगा। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में जो CCTV उसके इर्द गिर्द कैमरे हैं, मगर क्योंकि अब डाटा भी हो सकता है कि उनका अवेलेबल ना हो, क्योंकि 6 महीने परफेक्ट डेट भी उन्हें याद नहीं है, तो इसलिए इसमें पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने भी जो एविडेंस अवेलेबल होगी उसके मुताबिक ही चीज़ों को आगे लेके चलना, जो भी पुलिस फाइल के अंदर अवेलेबल चीज़ें होंगी। और इस वक्त जो इमीडिएट इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस की और कंप्लेनेंट साइड से जो भी डिसीज़ के वर्सा हैं उनकी तरफ से इस केस को प्रॉपरली परसू करने की, ताकि जो जिस मुलज़िम ने ये हरकत की है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। राना इंतज़ार साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मुलज़िम की आपने गुफ्तगू सुनी और वो इंतहाई गलत सी दलील देता है कि 5 साल पहले उसको मालूम हुआ कि उसकी बेगम जो है वो एक अफेयर चला रही है और अब जाके उसने अपनी बेगम को कत्ल कर दिया जब उसने तलाक का मुतालबा किया। लेकिन साथ ही साथ वो एक कमज़ोरी की भी बात करता है कि उसको डायबिटीज़ हो गई थी, वो उसका पेशेंट था और उसकी वजह से कोई फ़िज़िकल कमज़ोरी उसकी हो गई थी और वो भी नाचाकी चल रही थी, जिसको पुलिस इंडोर्स करती है कि वाक़तन ऐसा ही हुआ। उसने पुलिस तफ्तीश के अंदर भी ये बात बताई है कि उस वजह से इसका अपनी बेगम के साथ झगड़ा रहता था। जबकि हमने डॉक्टर साहिबा से बात की तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि मर्द अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस इंतहाई कदम तक आता है, इसके अंदर गैरत का आंसर नहीं है, सिर्फ ईगो की सेटिस्फेक्शन है कि उसके अंदर एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है बेगम की वजह से, इसलिए उसने उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी बेगम को कत्ल किया। जबकि राना साहब का कहना है कि इन तमाम चीज़ों को ये जो निज़ाम है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, सिस्टम को मुतारिक होने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए इक़दाम जो हैं वो उठाए जा सकें और ऐसे अफराद जो अपने गुनाह को गैरत का नाम या कोई और दलील पेश करते हैं उस कत्ल की, उनको ऐसे इक़दाम से रोका जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।